रुद्रदामन ने मौर्य द्वारा निर्मित सुंदर झील का पुनः उद्धार करवाया। रुद्रदामन संस्कृत भाषा का बड़ा प्रेमी था। उसने संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप था। यह मकदूनिया का राजा था। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का गुरु प्लेटो तथा प्लेटो का गुरु सुकरात था। सिकंदर ने भारत में 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पुरु पोरस के साथ हुआ। यह युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया। इस युद्ध को इतिहास में हाइडेस्पीज तथा वित्तस्था का युद्ध भी कहते हैं। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने में से मना कर दिया। सिकंदर की अंतिम विजय पाटल थी। फिर सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। वह भारतीय दार्शनिक काला नास को अपने साथ ले गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। इसके जल सेनापति का नाम निर्याकस था तथा इसके प्रिय घोड़े का नाम बाऊ के फला था। इसी के नाम पर सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे एक नगर बसाया था। इसमें आएगा मगध राज्य का उदय। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक भरतदर्थ था। इसकी राजधानी राजगिर थी। भरतदर्थ के पुत्र का नाम जरासंध था। फिर हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बसार था, जो 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसको सैनिक के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म को मानता था। वह प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिम्बसार ने भ्रातदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध राज्य में मिला लिया। बिम्बसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिम्बसार ने राजवेद जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उसके पास भेजा। फिर आएगा बिम्बसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिम्बसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। बिम्बसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसने अपने चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या की थी। फिर अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। इसका विवाह कौशल नरेश परसेनजीत की पुत्री वाजिरा के साथ हुआ था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। जैन ग्रंथ में उदयन को पितृभक्त बताया तथा बौद्ध ग्रंथ में उदयन को पितृहंता कहा गया। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने गद्दी से हटाकर 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली को बनाया। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिला लिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी काला शोक था। वह पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक
पगा पगा नंद था। नंद वंश का अंतिम राजा घना नंद था। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इनका 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रो कोट टस्क भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। इसी की सहायता से इसने घनानंद को हराया था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का संबंध राजनीति से है। तक्षशिला धनुर्विद्या तथा वैदिक शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी। कौशल के राजा प्रसेनजित, मगध का राजवेद जीवक सांख्य ने भी यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसका धार्मिक गुरु भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 भागों में बटी थी। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कानेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। कानेलिया का दूसरा नाम हेलेना था। मैग्नेस्टीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मैग्नेस्टीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। मैग्नेस्टीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया। इसने पाटलिपुत्र को पालीबोर्था नाम दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस में किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में सवनबेलगोला कर्नाटक में हुई थी। फिर इसमें आएगा कर्नाटक में हुई थी। इसमें बिंदुसार में आएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ शत्रु विनाशक होता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत को सीरियन के राजा एंटियोकस ने भेजा था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता बताया। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया। तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। तक्षशिला विद्रोह का मुख्य कारण अधिकारियों का दुर्व्यवहार था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। अशोक ने नेपाल में ललितपतन नगर बसाया। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराण में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के बाद 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग का राजा
खारवेल था जो जैन धर्म का अनुयायी था। इस युद्ध में भयंकर मार काट को देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ और उसने कभी भी युद्ध नहीं करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। पहले वह भगवान शिव की पूजा करता था। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधा गुप्त था। अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। फिर वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। असंधि मित्रा एम कारुवाकी अशोक की पत्नी थी। भारत में शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन अशोक ने किया। अशोक द्वारा शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और माइक लिपि का प्रयोग हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। फिर इसमें आएगा श्रीलंका। अशोक के शिलालेख 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रीसेव ने पढ़े थे। इनकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में फेन थेलर ने की थी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। यह केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के दरबार में डियानी सीयस मिस्र नामक राजदूत आया, जो मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी सेकंड ने भेजा था। अशोक के शिलालेखों में सबसे लंबा शिलालेख 7वां है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। फिर अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमनी देई है। अशोक का सारेकुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में है। कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी को तीर्थ महामात्र कहते हैं। इनकी संख्या 18 थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुख्य ग्रामिक कहलाता था। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इससे बचने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुण पुरुष कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। फिर इसमें आएगा नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक भरतद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा पन्न थी। अशोक का नाम देवताओं का प्रिय भी है। फिर ब्रह्म साम्राज्य में आएगा। पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। वह मौर्यों का सेनापति था। वह ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। शुंग काल में पहली स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। फिर पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। भरहुत स्फूर्त का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक
देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की नींव डाली। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दी और सातवाहन वंश की नींव डाली। फिर इसमें आएगा सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी। सातवाहन वंश की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। ये सिक्के ढालने में जिस शीशे का प्रयोग करते थे वह रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। गोमती पुत्र सतकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसे पुरुषों में कीर्षण का पुत्र कहा गया। कुषाण वंश पल्लवों के बाद कुषाण आए, जो युचि और तोखरी भी कहलाते थे। युचि नामक एक कबीला 5 भागों में बटा हुआ था। उन्हीं में से एक कुषाण थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने 15 ईस्वी में की थी। इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया, जो शंख संवत कहलाता है। यह संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कि कुषाण शासकों ने भारी मुद्रा में स्वर्ण मुद्रा जारी की। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहां कनिष्कपुर नगर बसाया। उसने राजा देवपुत्र की उपाधि चीनियों से ली थी। कनिष्क के दरबार में चरक राजवेद रहता था, जिसने चरक संहिता लिखी। अशव घोष कनिष्क के राजकवि थे, जिससे कनिष्क ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। कनिष्क का पुरोहित संरक्षक था। कनिष्क ने दरबार में अशव घोष, नागुर्जन, वसुमित्र, पार्श्व, महाचेत और संरक्षक रहते थे। अशव घोष ने बुद्ध चरितम नामक पुस्तक लिखी तथा नागुर्जन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। नागुर्जन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। वह शैव धर्म को मानता था। गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। रेशम बनाने की सबसे पहले तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ था। फिर रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। इसमें कुषाणों को बहुत अधिक आय होती थी। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्ता, जिसका कार्यकाल 240 से 280 ईस्वी तक था। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ, जिसका कार्यकाल 280 से 320 ईस्वी तक था। फिर गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा।
समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के 9 राजा तथा दक्षिण व्रत के 12 राजाओं को पराजित किया। इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त की उपाधि अश्वमेध कर्ता, कविराज, विक्रमक। ये समुद्रगुप्त दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रसारित लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसे इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड हुआ, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसलिए इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया था। इसमें शाकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आर्यभट्ट धन मंत्री, ब्रह्मगुप्त, वारमीहर जैसे विद्वान रहते थे। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त गोविंद गुप्त था, जिसका कार्यकाल 415 से 454 ईस्वी था। कुमारगुप्त की मुद्रा मयूर आकृति की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। इसका कार्यकाल 455 से 467 ईसा पूर्वी था। हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ। जूनागढ़ अभी मलेच्छ कहा गया। हुनों का महत्वपूर्ण शासक तोरमान था। स्कंदगुप्त ने प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनः उद्धार किया। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट भाट कहा जाता था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की, जिसे दीनार कहा जाता था। फिर गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपए कहा जाता था। पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुरुड गुप्त का राज्य चीन था। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। ये 29 गुफाएं थी, परंतु वर्तमान में 6 ही बची। ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। बाघ की गुफा का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ था। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृति गुप्त काल में दास प्रथा भी थी। फिर इसमें आएगा संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों।